आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम्स, यूनियंस एंड फ्री ट्रेड एरियाज। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है इसका मतलब होता है ऐसी कमर्शियल पॉलिसी जिसके थ्रू कोशिश किया जाता है कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए या तो टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जो जो नेशन साथ में आए हैं, जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोशिश किया जाएगा कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम कर दिया जाए या कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का डिग्री क्या होगा, कम है, बहुत ज़्यादा है, क्या डिग्री है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसे क्या कहा जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके का होना पॉसिबल है और ये सारे इसके टाइप्स हैं। जैसे हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, देन वी हैव फ्री ट्रेड एरियाज, इसके अलावा हमारे पास कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है। तो अब हम देख रहे हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है जो मेंबर नेशंस हैं, जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको लोअर करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है, पर कोशिश किया जा रहा है जो मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए, और कंपैरेटिवली उन नेशंस से ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा जो नेशंस इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो नॉन मेंबर्स के कंपैरिजन में जो मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में ट्रेड बैरियर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस या थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद है फ्री ट्रेड एरिया। तो जो फ्री ट्रेड एरिया है ये थोड़ा सा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट को हम मानते हैं कि ये लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि जो बैरियर्स हैं उसको हम रिड्यूस करें अमंग द नेशंस, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। अब जो फ्री ट्रेड एरिया है ये भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फॉर्म है, जहाँ पे सारे बैरियर्स जो है सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके बीच में। पर हर नेशन को ये फ्रीडम होगा कि जो नॉन मेंबर है उसके साथ में वो जो ट्रेड करना चाहता है उस पे वो अगर कोई बैरियर लगाना चाह रहा है तो वो लगा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेशन हो रहा है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एक होता है EFTA, जो कि है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और ये भी पॉसिबल है कि एक ही नेशन एक से ज्यादा फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट हो, ये भी पॉसिबल है। अब हमारे पास में है कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई टैरिफ या कोई बैरियर मेंबर्स के बीच में नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हमने पढ़ा फ्री ट्रेड एरिया में होता है, उसी तरह से कस्टम यूनियन में भी होता है। पर इसके साथ साथ इसमें ये भी कोशिश की जाती है कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसको भी थोड़ा सा हार्मोनाइज किया जाए, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना बनाया जाए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बात तो ये है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बीच में कंप्लीटली एलिमिनेशन हो गया जितना भी रिस्ट्रिक्शन है उसका, जितने भी बैरियर्स हैं उसका। उसके साथ साथ इसमें कोशिश किया जाएगा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रेड किया जा रहा है उसको भी ज़्यादा हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाए, उसमें से भी टैरिफ रेट्स वगैरह को रिड्यूस किया जाए, अच्छा बनाया जाए बेसिकली उसको, ताकि ज़्यादा ट्रेड जो है उसको एनकरेज किया जा सके। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट जो है वो कस्टम यूनियन से भी एक कदम आगे है। जैसे हम देख रहे हैं एक एक कदम आगे ही जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट में क्या हुआ था, जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट नहीं किया था, रिड्यूस किया था। फिर हमने देखा था फ्री ट्रेड एरिया वाला, जहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था। कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था, पर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नॉन मेंबर कंट्री के साथ किस तरह से ट्रेड करना चाहती हैं ये उन पे छोड़ दिया गया था। पर हमारा जो कस्टम यूनियन है यहाँ पे ये बोला गया कि आपस में तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी बैरियर नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ भी जो आप ट्रेड कर रहे हो, दूसरे कंट्रीज के साथ में भी जो ट्रेड कर रहे हो, उसको भी कोशिश किया जाए कि ज़्यादा एनकरेजिंग करें, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन को कम करें, ज़्यादा हार्मोनाइज किया जाए।
अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन मार्केट। तो जो कॉमन मार्केट है इसमें कोशिश किया जाता है मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है उसको अलाउ किया जाए। तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल को अलाउ किया जाए। तो एक ये चीज है। इसके बाद हम देख रहे हैं इकोनॉमिक यूनियन। इसमें क्या होता है, ये उससे भी एक लेवल ऊपर है। यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं या मेंबर नेशंस हैं उसको और ज़्यादा यूनिफाई करने की कोशिश की जाए और ज़्यादा उनके बीच में जो ट्रेड है उसे हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाए। तो ऐसा कैसे किया जाए, इसके लिए कोशिश किया जाता है जो मेंबर नेशंस हैं उनकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें भी ऐसे चेंजेस लाए जाएं ताकि उनके बीच में ट्रेड को और ज़्यादा बेटर किया जा सके। तो ये उससे भी एक ऊपर लेवल है। एक कस्टम यूनियन हमने फॉर्म किया, उसके क्या स्टैटिक इफेक्ट थे, उसको अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू देखना चाहते हैं तो उसको हम ट्रेड क्रिएशन या ट्रेड डाइवर्जन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब ट्रेड क्रिएशन का क्या मतलब होता है, ट्रेड क्रिएशन का ये मतलब होगा कि अगर एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया है, एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, अब उस कस्टम यूनियन में मान लो जो मेंबर्स हैं, तो अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो मेंबर्स हैं, दो मेंबर नेशंस हैं। अब अगर एक मेंबर नेशन ऐसा करता है कि वो जिस सामान का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली कर रहा था वो उस सामान का प्रोडक्शन अब रिड्यूस कर दे या बंद कर दे और उसको रिप्लेस कर दे बाय लोअर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम द अदर नेशन। तो हमने बोला दो नेशन था, नेशन ए एंड नेशन बी, लेट्स से नेशन ए एंड नेशन बी। नेशन ए किसी सामान का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली कर रहा था। अब उसने क्या किया, उसने देखा जो नेशन बी है उसके अंदर जो सामान बन रहा है सेम सामान वो लोअर कॉस्ट का है। तो अगर नेशन ए ऐसा करता है कि वो अपना वाला सामान जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया करता था वो करना बंद कर दे और नेशन बी से उस सामान को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं ये है ट्रेड क्रिएशन। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीटली फुल्ली यूटिलाइज हो पाते हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो पाते हैं। साथ में जो मेंबर नेशंस हैं उनका वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। अब कैसे इंक्रीज होगा, इसमें आप स्पेशलाइजेशन क्योंकि गेन कर लिया जाएगा। नेशन ए ने रियलाइज किया कि जो नेशन बी है वो एक सर्टेन सामान कम रेट पे बना पा रहा है, लोअर कॉस्ट पे बना पा रहा है, तो नेशन ए ने उसको बनाना बंद कर दिया और उससे इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। उसी तरह से नेशन ए जो है वो भी हो सकता है किसी एक सर्टेन सामान के प्रोडक्शन को लोअर कॉस्ट पे बना सके एज कंपेयर टू नेशन बी। तो उस केस में फिर ऐसा होना पॉसिबल है कि नेशन बी उस सामान को नहीं बनाएगा, वो नेशन ए से मंगवा लेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन गेन किया जाएगा नेशंस के थ्रू। अब इससे मेंबर्स को तो फायदा होगा ही, हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था बट कस्टम यूनियन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होना पॉसिबल है। तो मेंबर्स को तो फायदा होगा ही, पर साथ में मेंबर नेशन के अलावा बाहर भी इसके कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट देखने में आएंगे। जो नॉन मेंबर्स हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको भी इसका बेनिफिट देखने में आएगा। जब इस चीज से स्पेशलाइजेशन से मेंबर नेशंस को फायदा होगा तो जितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ उसका असर देखने में आ सकता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उससे इंपोर्ट भी ज्यादा किया जाने लग जाए। तो सबको ही इससे इस कंडीशन से फायदा होगा। अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेशन टू है, नेशन टू की हम बात कर रहे हैं। तो जो नेशन टू है उसका जो डिमांड है ऑफ कमोडिटी एक्स वो हम इस कर्व से शो कर रहे हैं, और जो नेशन टू है उसका जो सप्लाई है ऑफ कमोडिटी एक्स वो हम इस कर्व से शो कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारा जो नेशन टू है कोई कस्टम यूनियन तो फॉर्म नहीं हुआ है, पहले कोई कस्टम यूनियन फॉर्म नहीं था, बाद में उसकी फॉर्मेशन हुई। तो अगर हम ऐसा माने कि जो नेशन वन है जिससे नेशन टू सामान इंपोर्ट कराता है, उस नेशन में जो प्राइस है कमोडिटी एक्स का वो है $1, मान लो $1 है। अब नेशन टू क्या करता है, वो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है 100% की।
तो जब उसने $1 पे 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो जो कमोडिटी एक्स है वो नेशन टू में आके $2 का बेचा जा रहा है। इस तरह से चल रहा है। तो हम देख रहे हैं जब टैरिफ लगाया गया, टैक्स लगाया गया, उस टाइम पे जो प्राइस है वो $2 था नेशन टू के अंदर। अब इतने प्राइस पे क्या हो रहा था, इस नेशन में जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स ऑफ एक्स की हो रही थी, और जो सप्लाई है या हम बोले प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, कंजम्पशन 50 यूनिट्स, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो जब प्रोड्यूस 20 यूनिट हो रहा है और हम कंज्यूम 50 कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जो एक्स्ट्रा 30 यूनिट्स है, वो एक्स्ट्रा 30 यूनिट जो है वो नेशन वन से मंगवाया गया है। इस तरह से नेशन टू के अंदर चीजें चल रही थी जब तक कस्टम यूनियन फॉर्म नहीं हुआ था। अब ऐसा हुआ, जो नेशन टू है वो प्राइजेस कंपेयर करना चाहता है, तो वो नेशन थ्री का प्राइस भी चेक करता है कितना है। तो पता चला नेशन थ्री का प्राइस है $1.5। तो अगर $1.5 उसका प्राइस है और नेशन टू 100% का टैक्स लगा दे, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में प्राइस $3 चला जाएगा। नेशन टू ऐसा चाहता नहीं है, तो उसने क्या करा, सिर्फ नेशन वन के साथ में कस्टम यूनियन फॉर्म कर लिया। कस्टम यूनियन फॉर्म कर लिया। अब कस्टम यूनियन फॉर्म होने पे क्या होता है, टैरिफ्स आपको हटाने पड़ते हैं। तो ये जो लगाया गया था टैरिफ, इसको हटाना पड़ा। अब जो प्राइस है वो $1 ही रहा, जिस प्राइस पे नेशन वन सामान को भेज रहा था नेशन टू के अंदर। तो प्राइस $1 ही रहा। $1 पे हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कितना हो रहा है प्रोडक्शन। $1 पे नेशन टू जो है वो प्रोडक्शन सिर्फ 10 यूनिट्स का कर रहा है कमोडिटी एक्स को, जबकि वो कंज्यूम कितना कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है 70 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी ये जो बीच का गैप है 60 यूनिट्स, वो जो 60 यूनिट्स है वो नेशन वन से मंगवाया जा रहा है। तो ये इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे फायदा क्या है, ये क्यों किया गया? ये जो हम कह रहे थे स्टैटिक बेनिफिट क्या है ऑफ फॉर्मिंग अ कस्टम यूनियन, तो वो बेनिफिट हमको ये देखने में आता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ। तो कंज्यूमर को ये पूरा फायदा हुआ। ये पूरा जो एरिया हम देख रहे हैं, ये पूरा कंज्यूमर का एक तरह से फायदा है, क्योंकि इतना प्राइस जो उन्हें पहले देना पड़ रहा था अब उन्हें नहीं देना पड़ रहा। तो ये एरिया हमारा क्या है? इसका नाम है हमारा ए, बी, एच एंड जी। तो ए, बी, एच, जी, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा कंज्यूमर को फायदा हुआ है। इतना प्राइस कंज्यूमर को अब पे नहीं करना पड़ रहा है जो उसको पहले करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं कि इस कंज्यूमर सरप्लस को भी स्प्लिट किया जा सकता है समझने के लिए। कंज्यूमर को तो चलो ये नहीं देना पड़ रहा, पर एक्चुअली ये वाला जो एरिया है विच इज GJCA, ये वाला जो एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो वो टोटल बेनिफिट तो कंज्यूमर का था क्योंकि उनको उतना प्राइस नहीं देना पड़ रहा, पर ये वाला एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस को शो कर रहा है। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है टैरिफ रेवेन्यू को, कि जब टैरिफ लगाया गया था तो जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ नेशन के अंदर, ये उसके लॉस को शो कर रहा है। तो ये उसके लॉस को शो कर रहा है। तो अगर हम बोले नेशन को, नेशन टू को जो नेट स्टैटिक बेनिफिट हुआ कस्टम यूनियन को फॉर्म करने से, वो कितना हुआ? तो ये जो दो ट्राइंगल्स हमको दिख रहे हैं, CJM एंड देन वी हैव HNB, ये दो जो ट्राइंगल है ये शो कर रहे हैं नेट स्टैटिक वेलफेयर गेन नेशन टू को कितना हुआ इस पूरी सिचुएशन से। अब ये जो CJM है इसका मतलब क्या है, ये शो क्या कर रहा है? तो ये हमको शो करता है कि ट्रेड क्रिएशन की वजह से जो वेलफेयर गेन हुआ उसके प्रोडक्शन कंपोनेंट को शो करता है। तो इसका मतलब है, तो उन रिसोर्सेज को जो कमोडिटी एक्स में लग रहा था वहां से रिसोर्सेज को हटा के किसी ज़्यादा एफिशिएंट सामान के प्रोडक्शन में लगाया गया, तो ये प्रोडक्शन कंपोनेंट को शो करेगा। अब ये जो दिख रहा है हमको,
ये वाला ट्राइंगल, ये क्या शो कर रहा है? तो ये जो है ये कंजम्पशन कंपोनेंट को शो करता है। ये शो कर रहा है ट्रेड क्रिएशन की वजह से जो कंजम्पशन बढ़ गया उसको ये शो कर रहा है। अब ये किस तरह से कर रहा है उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर ने खर्चा कितना किया? कंज्यूमर ने खर्चा किया ZWBN, इतना खर्चा किया, और इसके बदले में उसे बेनिफिट कितना हुआ टोटल? वो उसको हुआ ZWBH, इतने का। तो कंज्यूमर सरप्लस हम देख सकते हैं वो इतना है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये कंजम्पशन कंपोनेंट को शो कर रहा है ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल प्रोडक्शन कंपोनेंट को शो कर रहा है। अब ट्रेड डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? ट्रेड डाइवर्जन का मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है जब एक ऐसा नेशन है प्रेजेंट जो कस्टम यूनियन का पार्ट नहीं है, पर वो कोई कमोडिटी लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पे कस्टम यूनियन के अंदर कोई मेंबर है जो सेम सामान को हायर कॉस्ट में बना रहा है। पर ऐसा अगर हो कि जो और मेंबर नेशंस हैं जो कस्टम यूनियन का पार्ट है, वो क्या करें, वो प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट की वजह से, प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट या किसी और वजह से, वो हाई कॉस्ट वाला जो मेंबर है कस्टम यूनियन का, उससे सामान अपने नेशन में इंपोर्ट कराएं, बजाय कि उस नेशन के जो कस्टम यूनियन के बाहर है और उसी सामान को कम रेट पे प्रोड्यूस कर रहा है। रिसोर्स एलोकेशन के लिहाज से ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स से शिफ्ट होके जो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर है उनकी तरफ जा रहा है, बिकॉज कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ है। तो ये चीज़ रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कम्प्लीटली वर्ल्ड में मौजूद है उस तरह से अगर बात करें तो इस तरह के जो ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियंस होते हैं, ये दोनों चीज़ें करते हैं, ट्रेड क्रिएशन भी करते हैं, ट्रेड डाइवर्जन भी करते हैं। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो डिपेंड करता है इस बात पे कि ये जो ट्रेड क्रिएशन कर रहे हैं और ये जो ट्रेड डाइवर्जन कर रहे हैं, इन दोनों का स्ट्रेंथ क्या है। जिसका भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट ये डालेगा। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन में से दोनों में से किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो नेशन 2 है, नेशन 2 का डिमांड कर्व वही जैसे हमने पहले देखा था, ये हमको दिख रहा है DX ऑफ कमोडिटी X। उसी तरह से नेशन 2 का सप्लाई कर्व हमको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, S1। अब ये S1 क्या है? S1 है नेशन 1 का सप्लाई कर्व, और ये S3 हमको दिख रहा है नेशन 3 का सप्लाई कर्व। अब जो नेशन 1 है, हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि $1 जो है, $1 का सामान प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ कमोडिटी X, उसका ये प्रोडक्शन कॉस्ट है ईच यूनिट। अब क्या होता है, जब नेशन 2 में वो सामान इंपोर्ट होता है तो वो 100% जो है वो उस पर टैरिफ इम्पोज कर देता है। तो जब 100% टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो नेशन 2 में वो सामान जो नेशन 1 प्रोड्यूस कर रहा था $1 का, वो $2 का हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में हमने ये भी देख लिया था कि जो डिमांड था वो 50 यूनिट्स था, और जो हमारा सप्लाई था डोमेस्टिकली, जो सप्लाई था वो 20 था। तो ऐसे केस में बेसिकली कंजम्पशन 50 है और हमारा प्रोडक्शन नेशन 2 का डोमेस्टिकली विच वाज 20। तो ये जो एक्स्ट्रा 30 हमको दिख रहा है ये इंपोर्ट किया गया था बाय नेशन 2 फ्रॉम नेशन 1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो, और ऐसे केस में हम ये भी देख रहे थे कि ये जो गैप है, ये जो गैप है वो टैक्स रेवेन्यू को शो कर रहा है, टैरिफ रेवेन्यू को शो कर रहा है, जो कि नेशन 2 कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, और जो नेशन 3 था
मान लेते हैं वहाँ पे जो कमोडिटी एक्स है उसका प्रोडक्शन हो रहा था $1.50 पर यूनिट, इस तरह से चल रहा था। और हमारा जो नेशन 2 है वो डिसाइड करता है कि वो कस्टम यूनियन फॉर्म कर लेता है नेशन 1 के साथ में, नहीं नेशन 3 के साथ में। अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो ऐसे डिसीजन लेने पे होगा क्या, कोई टैक्स तो लगाया नहीं जाएगा। तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो प्राइस इतना ही रह जाएगा। तो ऐसे केस में जो प्राइस है वो $1.50 ही रह जाएगा। अब जो नेशन 2 है वो देखेगा कि नेशन 1 से ट्रेड करने में आफ्टर टैक्स जो प्राइस था वो $2 जा रहा था। अब नेशन जो 1 है वो नॉन मेंबर है, कस्टम यूनियन का पार्ट नहीं है, नॉन मेंबर है, तो इसीलिए उस पर टैरिफ इम्पोज किया जा रहा था। और जो नेशन 3 है वो कस्टम यूनियन का मेंबर है, तो इस वजह से उस पर कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया जा रहा है। तो इन दोनों के प्राइस में वो नेशन 3 को प्रेफर कर रहा है, नेशन 3 को प्रेफर करता है। और इससे क्या होगा, इससे ये देखने में आएगा कि जहाँ पे पहले हम देख रहे थे कि जो कंजम्पशन था 50 यूनिट्स का था, अभी कंजम्पशन हो गया 60 यूनिट्स। और जहाँ पे पहले प्रोडक्शन 20 यूनिट्स का था वो रिड्यूस होके हो गया 15 यूनिट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कस्टम यूनियन फॉर्म होने से पहले इंपोर्ट कितना हो रहा था, 30 यूनिट्स का। ये जो गैप है 50 और 20 के बीच वाला विच इज 30 यूनिट्स का हो रहा था। और आफ्टर कस्टम यूनियन फॉर्मेशन अब जो हमें ये गैप दिख रहा है 60 और 15 के बीच में विच इज़ 45, तो 45 यूनिट्स का इंपोर्ट हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं जो ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन ही क्यों ना हो, वो ट्रेड क्रिएशन भी कर सकता है, ट्रेड क्रिएशन भी करता है, वो ट्रेड डाइवर्ट भी करता है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा उससे डिसाइड होगा कि वेलफेयर हुआ कितना या नहीं हुआ, वो उससे डिसाइड होगा। अब हम एक दो चीज़ें और देखते हैं। ये जो ट्राइंगल हमको नज़र आ रहा है, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास और एक ये ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल्स हमको नज़र आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो वेलफेयर हुआ इस कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन से, ये दोनों ट्राइंगल्स उस चीज़ को शो कर रहे हैं, वेलफेयर गेन फ्रॉम प्योर ट्रेड क्रिएशन, ये हो रहा है। और ये जो हमको दिख रहा है दिस रेक्टेंगल विच इज MNH-J', ये जो रेक्टेंगल हमको दिख रहा है ये रेक्टेंगल शो कर रहा है जो वेलफेयर लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कस्टम यूनियन, तो इसको ये शो कर रहा है। अब ये लॉस क्यों हुआ, तो ये लॉस इसलिए हुआ कि जो प्रोडक्शन है, तो बेसिकली जो इंपोर्ट किया गया सामान वो ज़्यादा एफिशिएंट से डाइवर्ट करके लेस एफिशिएंट की तरफ लाया गया। ज़्यादा एफिशिएंट एक सामान के प्रोडक्शन में नेशन 1 था, पर उससे ट्रेड को डाइवर्ट करके नेशन 3 की तरफ लाया गया जो कि लेस एफिशिएंट था। तो इसकी वजह से जो वेलफेयर लॉस हुआ है वो इस रेक्टेंगल से शो हो रहा है। अब इस कस्टम यूनियन के फॉर्म होने से जो कंज्यूमर है उसको टोटल कितना बेनिफिट हुआ, तो ये जो टोटल बेनिफिट हमको दिख रहा है ये कंप्लीट एरिया हमको शो करेगा जो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। तो इसका नाम अगर हम बोलें तो होगा G', B', H। तो ये पूरा एरिया हमको शो कर रहा है कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हुआ। अब ये जो हिस्सा है G', C', J and G, ये हिस्सा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में और ये जो एरिया है JMNH, ये जो एरिया है जो टैक्स को शो कर रहा था, टैरिफ रेवेन्यू को शो कर रहा था, वो कंज्यूमर के पास ही वापस चला जाता है, उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि प्राइस अब रिड्यूस कर दिया गया। तो रिडक्शन ऑफ प्राइस जो हुआ है तो बेसिकली ये जो पैसा था ये कंज्यूमर के पास ही वापस चला गया। तो अब बचा क्या, तो एक ट्राइंगल हमारे पास बच रहा है ये वाला रीजन, और एक ये वाला रीजन हमारे पास में बच रहा है। और ये दोनों रीजन जो है ये एक्चुअली शो करता है नेट गेन जो नेशन 2 को इस पूरी सिचुएशन से हुआ, यानी ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन को फॉर्म करने से हुआ।
और ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये एक तरह से क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो टैरिफ रेवेन्यू में लॉस हुआ विच इज अनअकाउंटेड, ये उसको शो कर रहा है। और ये रेक्टेंगल डेफिनेटली, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं उन दोनों के एरिया के सम से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम बोलेंगे इस पूरी सिचुएशन से नेशन टू को लॉस ही हुआ है, वेलफेयर का लॉस ही हुआ है। तो हालांकि इस सिचुएशन में ट्रेड क्रिएशन भी हुआ और ट्रेड डाइवर्जन भी हुआ, बट ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा वेलफेयर पे, तो नेशन टू का वेलफेयर रिड्यूस ही हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अब है द थ्योरी ऑफ द सेकेंड बेस्ट। तो ये है क्या और इससे कनेक्टेड कैसे है? तो द थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट हम सब जानते हैं, ये स्टेट करता है कि जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड हो, जितनी भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, या हम बोले परेटो ऑप्टिमम को रीच करने के लिए, अगर वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसी थ्योरी को अगर हम कस्टम यूनियन पे अप्लाई करें, कस्टम यूनियन के केस पे अप्लाई करें, तो हम बोलते हैं कि कस्टम यूनियन को फॉर्म करके और ट्रेड बैरियर्स को सिर्फ मेंबर्स के बीच में अगर हम रिमूव करते हैं, तो इससे हम कोई सेकंड बेस्ट वेलफेयर पोजीशन पे नहीं पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम सेकंड बेस्ट वेलफेयर पोजीशन पे पहुंच ही जाएंगे ऐसा करने से। अब अगर हम वेलफेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो किन कंडीशंस में ऐसा करना पॉसिबल हो सकेगा, क्या कंडीशंस हो जिसमें चांसेस ज़्यादा वेलफेयर होने के बढ़ जाएंगे? तो पहला कंडीशन हो सकता है कि प्री यूनियन ट्रेड बैरियर्स जितने ज़्यादा होंगे मेंबर कंट्रीज के बीच में, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि कस्टम यूनियन के फॉर्म होने से जो ट्रेड है वो डाइवर्ट नहीं होगा नॉन मेंबर से मेंबर्स की तरफ। एक बात। दूसरी बात है कि अगर कस्टम यूनियन जो बैरियर्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में वो कम कर दिए जाएं, ऐसे बैरियर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में भी कम कर दिए जाएं, तो फिर ये चांसेस घट जाएंगे कि नॉन मेंबर से मेंबर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, ट्रेड को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा जितना बड़ा कस्टम यूनियन का साइज होगा, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स जितने ज़्यादा उसके अंदर होंगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा कि वेलफेयर बढ़ेगा कस्टम यूनियन के फॉर्म होने से। अब ये कैसे होगा? तो जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो यूनियन का पार्टी होंगे। बड़ा साइज हो कस्टम यूनियन का, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि लो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसके अंदर ही आ जाएंगे। मेंबर नेशन जितने ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे बजाय कि कॉम्प्लीमेंट्री होने के, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वेलफेयर इंक्रीज होगा, क्योंकि फिर सबके सब स्पेशलाइजेशन के ज़्यादा मौके ढूंढेंगे और ज़्यादा स्पेशलाइज अपने आप को करने की कोशिश करेंगे चीज़ कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर जो कस्टम यूनियन के मेंबर्स हैं वो जोग्राफिकली पास में रहते हो, तो भी ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ऑलरेडी ही कम रहेगा। अब हमने स्टैटिक बेनिफिट ऑलरेडी देख लिया है, कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन से क्या होता है डायग्राम के थ्रू भी समझा है इसको, पर उन उन चीज़ों के अलावा और क्या बेनिफिट होना पॉसिबल है। तो कुछ स्टैटिक बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो ऐसा होता है जब कस्टम यूनियन फॉर्म होता है तो उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की कई सारी सेविंग्स होती हैं। जैसे कस्टम ऑफिसर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसी कोई ड्यूटी आपको कवर नहीं करनी है, बॉर्डर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसे कुछ बेनिफिट्स भी हमको देखने में आते हैं। अब नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर ट्रेड जो है, हमारा जो कस्टम यूनियन है वो ट्रेड डाइवर्टिंग है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो बस मेंबर्स के बीच में ट्रेड ज़्यादा हो रहा होगा ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में जो कलेक्टिव टर्म्स ऑफ ट्रेड है कस्टम यूनियन का वो बेटर हो जाता है। यानी अगर हम ऑफर कर्व की बात करें तो ऑफर कर्व क्या होगा, वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आती है अगर ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन है। उसी तरह से अगर ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम देखते हैं कि जो कस्टम यूनियन है उनके अंदर जो बेनिफिट्स हो रहे होंगे ड्यू टू स्पेशलाइजेशन,
और सारे मेंबर्स जो है बेनिफिट हो रहे होंगे, वेलफेयर बढ़ रहा होगा, तो ऐसे केस में जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे भी ट्रेड जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होने लगेगा। तो ये भी एक बेनिफिट हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि जब कस्टम यूनियन फॉर्म होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, एक जो यूनियन है पूरा, उसकी नेगोशिएशंस पावर डेफिनेटली बेटर होगी एक सिंगल कंट्री से। तो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा तो वो नेगोशिएशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बजाय कि एक कस्टम यूनियन एक कंट्री के साथ में अगर नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा उससे। अब ये सारे स्टैटिक बेनिफिट्स थे। डायनामिक वेलफेयर इफेक्ट्स क्या होते हैं कस्टम यूनियन के फॉर्म होने के? तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कंपटीशन बढ़ जाता है। हर नेशन चाहेगा कि वो लोअर कॉस्ट किसी कमोडिटी की प्रोड्यूस कर सके और कर सके, तो ये कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जाता है, बजाय कि कस्टम यूनियन अगर नहीं होगा उस केस में जिस तरह से नेशंस काम करेंगे, स्पेशली ऐसे नेशन जो मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं, बजाय कि कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन पे वो लोग ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो कंपटीशन में स्टैंड करें। दूसरा बेनिफिट जो पॉसिबल है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कस्टम यूनियन के फॉर्म होने से मार्केट का साइज जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो भी नजर आएंगे। हालांकि इसके कॉन्ट्राडिक्शन में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक नेशन ने भी बहुत कुछ कर दिया है, एक छोटा नेशन भी जो है वो मार्केट के साइज को अपने लेवल पे काफी बढ़ा सकता है, तो इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास में है कि कस्टम यूनियन जो फॉर्म होता है वो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर मार्केट बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगा, उस पर भी असर पड़ेगा। और अगर कस्टम यूनियन जो है वो कॉमन मार्केट भी है तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने में आएंगे, क्योंकि ऐसे केस में हमने क्या पढ़ा था, जो लेबर और कैपिटल है वो भी नेशंस के अंदर जो है फ्रीली मूव कर पाएगा। तो ऐसे केस में जो रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन होना पॉसिबल होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स देख के तो हमको ऐसा लगता है कि क्या इससे अच्छा तो यही होगा कि सारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हटा ही दिया जाए पूरी तरह से, अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो। पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इस प्रोसेस में जो कुछ नेशंस हैं उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जो नेशंस अभी इतने ट्रेड वाइज इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको अच्छी तरह से कंपटीशन दे सकें, तो वो काफ़ी वोकल रहे हैं इस बारे में कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं, इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। दैट्स इट। अब ये भी टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है।